इस तरीके के जो कंजम्पशन है जो कि फाइनली सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए फाइनल कंज्यूमर्स के थ्रू किए जा रहे हैं, वो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो तीनों ही तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स हैं आपके, चाहे वो हाउस होल्ड के थ्रू किए गए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, या गवर्नमेंट बीइंग अ कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है, या एनजीओ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, all these expenditures together, if we sum up all these, तो आप क्या कैलकुलेट करते हैं? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। Another thing to discuss, investment expenditure, as it can be pretended with the name itself, investment. और what is investment? आप डेफिनेटली मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट जनरेशन। आप उस मनी को ऐसे ही एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं, आपके एक्सपेंशन के पीछे एक पर्पस है, रीसेलिंग का पर्पस है, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का पर्पस है। तो बेसिकली the expenses which are made by the producers to generate or to maximize their profit, those kind of expenses are known as investment expenditure. इस तरीके के expenses आपके किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में या प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेट करते हुए होते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर परचेजिंग मशीनरी, दैट मीन्स कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मशीनरी या प्लांट परचेज कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं है आपका सिर्फ कैपिटल प्लांट मशीनरी तक ही लिमिटेड हो। आप प्रोडक्शन में या प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए किसी भी तरीके का जो मनी एक्सपेंस कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वो आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। तो बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दीज टू? इन्वेस्टमेंट expenditure. It may be of two types: fixed investment, and the another one is inventory investment. Fixed investment is that type of investment which generally made on fixed purchasing of fixed asset. आप अगर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी नई मशीनरी को परचेस करते हैं, तो वो आपके लिए क्या है? एक फिक्स एसेट है। और जैसे ही फिक्स एसेट इंक्रीज होंगी, आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी में भी क्या नजर आएगी? ग्रोथ, इनहेंसमेंट इन द प्रोडक्शन लेवल। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट जनरली मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी, ये आपका क्या कहलाता है? फिक्स इन्वेस्टमेंट। इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इट इंप्लाइज इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फिक्स एसेट। अगर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपके कोई भी प्रोड्यूसर करता है, तो वो अपने फिक्स कैपिटल में क्या करता है? फिक्स कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीज करता है, ठीक है। Yes, ma'am. So these are repeatedly used in the process of production for several years. अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है, इस तरीके का जो एक्सपेंस होता है, वो for many years you are doing this type of investment or expenses.
क्योंकि एक बार मशीनरी आपने परचेज की तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने वाले हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों किया जाता है? बेसिकली अगर आप चाहते हैं अपना लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करना, लेवल ऑफ आउटपुट अगर इंक्रीज होगा डेफिनेटली इट विल बी एबल टू जनरेट मोर प्रॉफिट, मोर इनकम, है ना? तो रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स, आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दिस, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है ऑफ द प्रोड्यूसर्स, then fixed investment leads to higher level of output in the economy, और अगर higher level of output है तो आपका higher level of economic growth, which is popularly known as GDP growth. GDP आपका कब increase होगा? जब आपकी productivity higher होगी, और productivity कब higher हो रही है? जब आपका fixed investment बढ़ रहा है. So simply why it's important? Because it leads towards the GDP growth. Along with this, another type of investment expenditure is inventory investment. फिक्स के अलावा जो दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो आपका आता है इन्वेंट्री. अब इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? द डे टू डे एक्सपेंस विच आर मेड बाय द प्रोड्यूसर्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यू या कीप द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यू. आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी तरीके की रुकावट नहीं आनी चाहिए, यानी कि आपकी जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअसली होती रहे. और इसके लिए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करते हैं. जनरली इस तरीके का इन्वेस्टमेंट ऑन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है. इन्वेंट्री स्टॉक में जो आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, इस रॉ मटेरियल का यूज आप करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में. अब प्रोडक्शन जैसे जैसे होता है वो स्टेप क्या होते हैं? फर्स्टली आप रॉ मटेरियल यूज करेंगे, देन इसको सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, देन विल कन्वर्ट इनटू द फाइनल या फिनिश गुड. लेकिन अगर मैं इन्वेंट्री स्टॉक की बात करूं, इन्वेंट्री स्टॉक आपके एक्चुअल सप्लाइड गुड्स या सप्लाइड स्टॉक ऑफ कमोडिटीज को शो नहीं करता है. इन्वेंट्री स्टॉक जो है बेसिकली उसमें तीनों ही चीजें इन्वॉल्व हैं. रॉ मटेरियल यानी कि प्रोड्यूसर ने जो परचेस करके रखा है प्रोडक्शन में लगाने के लिए, वो मटेरियल प्लस कुछ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि सेकंड फेज में है वो वाली गुड्स जिनको हम सेमी फिनिश गुड्स बोल रहे हैं, और कुछ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से निकल के और फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन आपने अभी तक उसको मार्केट में सोल्ड आउट नहीं किया है. तो ये जो पूरा मटेरियल है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड, ये मिलाकर के आपका इन्वेंट्री स्टॉक बनता है. ठीक है, एक प्रोड्यूसर ने क्या सोल्ड आउट कर दिया, क्या उसके पास में रखा है जो कि प्रोडक्शन के फेज में है, और क्या उसने रॉ मटेरियल को परचेस किया है. तो ये जो तीनों तरीके की गुड्स हैं उनसे बनता है आपका इन्वेंट्री स्टॉक. इन्वेंट्री स्टॉक की अगर हम बात करें, बेसिकली तीनों तरीके की गुड्स को कंसिडर कर रहा है. तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैसे कैलकुलेट करोगे कि क्या एडिशन हुआ? इन्वेंट्री स्टॉक ये तो पता चल गया, एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास में जो कुछ भी है, रॉ मटेरियल भी है, सेमी फिनिश्ड भी है और फिनिश गुड्स भी है, उन सबको हम इन्वेंट्री स्टॉक कह रहे हैं. ये कैसे पता चलेगा कि हमने नया क्या इन्वेस्ट किया था? इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा इन्वेंट्री पर किया हुआ? उसके लिए आप डिफरेंस देखेंगे कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ओपनिंग जो स्टॉक था आपका इन्वेंट्री, और एट द एंड ऑफ द ईयर जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक. क्योंकि एक तो ईयर के स्टार्टिंग में, फॉर एन एग्जांपल हम बात करें कि 2019 1 अप्रैल हमारा जो स्टॉक है इन्वेंट्री वो कितने का था? 25,000 का था. अब मैंने बोला कि 2020
मार्च 31 हमारा ये स्टॉक 60,000 का हो गया है। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मुझे कैलकुलेट करके बताइए, व्हाट शुड बी द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके पास में इन्वेंट्री स्टॉक है ओपनिंग का और इन्वेंट्री स्टॉक है आपका क्लोजिंग का। तो जब दोनों स्टॉक आपके पास में है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एडिशन है ना एग्जिस्टिंग में। एग्जिस्टिंग कितना था? 25,000। फर्दर इन्वेस्टमेंट आया तभी तो आपका ये 60,000 पे पहुंचा। तो कितना इन्वेस्ट किया हमने? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो 60,000 में से, जो कि एंड ऑफ ईयर आपका इन्वेंट्री स्टॉक है, उसमें से आप इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग जो था उन्हें डिडक्ट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। 35,000 आपका क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। दोनों के बीच का डिफरेंस। क्या ये टॉपिक क्लियर है सबको? यस मैम। एनीवन जिसे समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं बेटा, किसी भी तरीके का अगर कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ यस आस्था। मैम इससे पहले जो पेज नंबर 17 है ना, उसमें एक फोकस जोन है इंटरमीडिएट कंजप्शन के ऊपर। मैम मुझे वो वाला जो पैरा है वो समझ में नहीं आया। ओके फाइन, गिव मी 1 सेकेंड, आई ट्राई टू प्लेस इट ऑन स्क्रीन। एक बार मैं इसको कोशिश करती हूँ स्क्रीन पे लेने की और फिर उसके साथ में समझाती हूँ। ताकि बाकी सबको पता चल जाए हम क्या बात कर रहे हैं। गिव मी वन मिनट। If I'm not wrong, you are talking about this expenditure on intermediate goods by the producers. Yes Astha, are you talking about it? यस मैम। देखिए बेटा, expenditure on intermediate goods by the producer during an accounting year is called intermediate consumption or intermediate cost. If intermediate consumption is deducted from the value of output, we got gross value addition, which is also called GVA या gross product of the producers. Value of output. Value of output का मतलब क्या है? Total production and final price, जो भी उसका market price है, उसमें से आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि कॉस्ट ऑफ, जैसे कि देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट में एग्जांपल आपको मिल गया फाइनल गुड का। फाइनल गुड क्या है? यहाँ पर चेयर है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उस चेयर को बनाने में आपने जो जो मटेरियल्स यूज किए हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ वुड्स जो आ गया एंड अदर मटेरियल्स, नेल्स यूज किए, फेविकॉल यूज किया, जो भी पेंट यूज किया, वट एवर यू यूज्ड, सो कॉस्ट ऑफ ऑल दीज things which you used in the production of chairs, वो आपका क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। Why? Because क्योंकि इन सब चीजों का कॉस्ट आपके चेयर के फाइनल प्राइस या जो उसका मार्केट प्राइस है उसमें ऑलरेडी एडेड है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट उसमें से क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा। Why so? ऐसा नहीं करोगे तो भाई आपके चेयर के जो प्राइस है
उसमें आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप फर्दर एड ऑन कर रहे हैं। एक्चुअल कॉस्ट क्या लगा, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, वो निकालने के लिए आपको ये इंटरमीडिएट कॉस्ट को उसमें से क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। सिंपल। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया अबाउट फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्या उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो हम आगे चलेंगे बेटा। नो मैम, क्लियर है। क्लियर है सबको? चलिए अब बात करते हैं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है, बताओ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपने क्यों किया था, व्हाट वर द सिग्निफिकेंसेस, ताकि आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो, एनहांस हो, लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा तो आपका जीडीपी ग्रोथ होगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब उसी तरीके से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी भी प्रोड्यूसर के सप्लाई को कंटिन्यूअस रखता है, इनइंटरप्टेडली होता रहेगा। और अनइंटरप्टेडली कब तक होगा, जब तक कि आप इस तरीके के इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल आपने पहले से परचेस करके रख लिया तो आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज प्रोड्यूसर चाहता है किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट जो होती है, लाइक आपका सडनली प्राइस राइज हो गया, जो भी आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे, तो जैसे ही अभी आपने 6 मंथ्स तक प्रोड्यूस किया तो रॉ मटेरियल का प्राइस आपका कम था और इसी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम था। लेकिन जैसे ही आपके पास में रॉ मटेरियल नहीं है क्योंकि आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और इस केस में अगर आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस हाई हो जाते हैं तो आपके पास में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, खत्म। क्यों? क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और आप मार्केट प्राइस बढ़ा नहीं पाओगे। सो ऐसे में अगर आप चीजों को बैलेंस रखना चाहते हैं, अपनी सप्लाई को अनइंटरप्टेडली होते देना चाहते हैं मार्केट, तो उसके लिए जरूरी है कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, इनफ स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है प्राइस राइज की वो फेस नहीं करनी पड़ेगी किसी भी प्रोड्यूसर को। अब बात करते हैं आपके फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बाद कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट का। अब एक बात हम ध्यान रखेंगे कि ग्रॉस और नेट उन दोनों के बीच का डिफरेंस पहले समझिए। ग्रॉस का मतलब होता है ओवरऑल। फॉर एन एग्जांपल, आप एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, और एक प्रोड्यूसर थ्रू आउट द ईयर whatever the expenses he made for the production, that calls gross expenses। ठीक है, अब उसमें क्या है, आपके हर तरीके की कॉस्ट इंक्लूडेड है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका आ गया, आपका टोटल मार्केटिंग पे कितना, आपका एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्च हुआ, सारे एक्सपेंसेस मिलाकर आपका ओवरऑल ग्रॉस एक्सपेंस आ गया। अब अगर हम बात करें टोटल अर्निंग की, इन सबको जब आप मार्केट में सेल आउट करेंगे आपके प्रोडक्ट्स को, ऑब्वियसली जो आपकी कॉस्ट है उस पे तो आप सेल नहीं करेंगे, आप प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे। वो क्या हो जाएगी, आपकी ग्रॉस अर्निंग है। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, नेट पर कैसे आएंगे कि नेट इनकम कितनी हुई प्रोड्यूसर को, आपने जिस प्राइस पर सेल किया, यानी कि आपकी जो टोटल अर्निंग है उसमें से आप टोटल कॉस्ट जो बेयर कर रहे हैं उसे लेस करेंगे, तब जाकर के आपकी एक्चुअल अर्निंग आएगी, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है, कितना आपने एक्स्ट्रा अर्न किया है अपने कॉस्ट से बियॉन्ड जाकर के। ठीक है, तो ग्रॉस नेट का कंसेप्ट यही है। ग्रॉस का मतलब है ओवरऑल, नेट का मतलब है आपने उसमें से डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, लेस। डेप्रिसिएशन क्या होता है, द कॉस्ट वन इज बेयर। ठीक है, आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करके समझते हैं प्रोड्यूसर या उसके थ्रू किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस।
एक आपका होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, फर्स्टली हम बात करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। देखिए, it refers to the total production of capital goods during the year। पूरे साल भर में आपने जो कैपिटल गुड प्रोड्यूस की हैं बीइंग अ प्रोड्यूसर, वो आपका क्या कहलाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि प्रोडक्शन पे ही तो आपने एक्सपेंसेस किए हैं। क्या क्या इंक्लूड होता है आपके इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में? फर्स्ट थिंग, किस तरीके से होगा आपका ये इन्वेस्टमेंट? अब देखो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, हम कैपिटल गुड्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक तो होता है आपका कि ऑलरेडी आप जो एग्जिस्टिंग मशीनरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसे आप रिप्लेस करते हैं और नया कैपिटल स्टॉक आप क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो कैपिटल गुड्स which are used to replace for replacement। रिप्लेसमेंट किसका कर रहे हैं? जो एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड हुआ करती थी आपकी, ठीक है, पहले से आपके इस प्रोसेस में लगी हुई थी, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, लेकिन अब देखो मशीनरी पुरानी होगी तो आपका प्रोडक्शन अफेक्ट करेगा। वो मशीनरी में जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वर्न आउट एक्सपेंसेस होंगे, उनके मेंटेनेंस पे एक्सपेंसेस होंगे। तो जो कैपिटल गुड आपने यूज की है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए, वो आपके पार्ट है किसका? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। अनदर थिंग, अब आप कुछ नया वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, यानी कि न्यू कैपिटल गुड आपने परचेज की, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में नेट एडिशन जो होगा वो भी आपका किसका पार्ट है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। तो न्यू जो परचेज किया, तो अनदर कैपिटल गुड used as a net addition। नेट एडिशन किस में कर रहे हैं आप? एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में। और फर्स्ट केस में आप क्या कर रहे हैं? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसमें आ रहा है और यहाँ पे न्यू एडिशन हो रहा है। इन दोनों से मिलकर के आपका क्या बना है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बना है। अब एक चीज समझेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है, यानी कि जो फर्स्ट केस हम कैपिटल स्टॉक में एडिशन का यूज कर रहे हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का हमारा जो पार्ट है, ये द फर्स्ट वन, यहां हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में से क्या रिप्लेस किया गया। ये रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? भाई मशीनरी की अगर मैं बात करूं, एक मशीनरी की एक प्रॉपर एज होती है, जिस एज लिमिट तक ही वो इफेक्टिवली वर्क कर पाती है, लेकिन एक टाइम के बाद में उसमें क्या आ जाते हैं? उसमें कुछ वर्न आउट एक्सपेंसेस होते हैं, वियर एंड टियर एक्सपेंसेस होते हैं। अब इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसे रिप्लेस करने के लिए। तो ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आप बेयर करेंगे, वही दूसरे शब्दों में क्या कहलाता है? आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, तो ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच डिफरेंस है तो किसका है? इसी डेप्रिसिएशन का है। और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के केस में अप्लाई नहीं होगा, कभी भी आगे तक के लिए ध्यान रखिए। नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे इन दी नेक्स्ट चैप्टर, आपके ग्रॉस टू नेट का जो कंसेप्ट है, कभी भी आपको ग्रॉस से नेट पर जाना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, उसमें से हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है।
क्या हम डेप्रिसिएशन का मतलब समझते हैं सब लोग? यस मैम। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? कमी आना। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि मशीनरी है, न्यू है, शुरू के आपने कोई व्हीकल परचेस किया, चलिए ठीक है, टू व्हीलर आप लेकर के आए। इनिशियली जब आपने नया नया परचेस किया है तो उसका एवरेज बहुत अच्छा होगा, ठीक है, आप भी बड़े खुश कि भाई नया व्हीकल है, काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड आपने उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है और धीरे 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 करते करते अब उसका एवरेज क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। फिर क्या करोगे? थोड़े थोड़े टाइम में आपको क्या करना पड़ता है? अपने व्हीकल्स को सर्विसिंग के लिए देना पड़ता है। तो ये जो सर्विसिंग चार्जेस होते हैं वो क्यों करने पड़े आपको? वैल्यू डेप्रिशिएट हुई भाई आपकी व्हीकल की, तो वो जो डेफिशिएंसी आती है वही क्या है? आपका डेप्रिसिएशन है। और उसके लिए आपको एक्सपेंस तो करने पड़ेंगे, आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट देनी पड़ेगी जो कुछ भी बदलाव आप करेंगे, तो वो आपका क्या कहलाता है? ये भी आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ठीक है, और अब ग्रॉस से अगर मैं नेट इन्वेस्टमेंट पे आने की बात करूं तो आपको यही डेप्रिसिएशन उसमें से क्या कर देना है? लेस कर देना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का? बताओ। दो तरीके के हमने देखे ना यहाँ पर भाई, ग्रॉस किससे मिलकर के बना है? एक तो आपके नेट इन्वेस्टमेंट से, जिसमें आपका न्यू एडिशन ऑफ वैल्यू हो रहा है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में आप नेट एडिशन कर रहे हो, प्लस आपका डेप्रिसिएशन। ये दोनों मिलकर, डेप्रिसिएशन को दूसरे शब्दों में क्या बोला था यहाँ पर अभी हमने? रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, यही बोला था। एक तो ये रिप्लेसमेंट और एक ये नेट इन्वेस्टमेंट, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाता है। अब एक बात, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला याद कर लोगे तो अगर आपसे नेट इन्वेस्टमेंट पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि नेट इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। अभी यस मैम। ग्रॉस में से आप क्या लेस कर देंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, तो आपका क्या आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत अच्छे से पढ़ने हैं ताकि अगले जो चैप्टर्स आपके जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाले चैप्टर हैं उनमें ये सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तब जाकर के हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो कर पाएंगे। अब इम्पोर्टेंस या हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस of net investment. Why it is important? As we have discussed about gross investment, similarly net investment का भी कुछ important है हमारे इकोनॉमी में। स्टॉक ऑफ कैपिटल को रेज करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब तक नेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक हमारा कैपिटल स्टॉक इंक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, नया एडिशन किसकी वजह से हो रहा है कैपिटल स्टॉक में? इसी नेट इन्वेस्टमेंट की वजह से। हायर स्टॉक ऑफ कैपिटल, जितना ज्यादा कैपिटल स्टॉक है उतना ही ज्यादा आपका अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर होता है। अब अगर लेबर को अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा, अच्छा वेजेस मिलेगा, तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। तो इट हेल्प्स टू जेनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और इंडिया जैसी कंट्री में जहां की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वहां कैपिटल स्टॉक के रेज होने से ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होंगी? क्रिएट होंगी। नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी में एक नेट राइज को दिखाता है और ओवरऑल उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि आपका जो जीडीपी है वो ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो अगर इसको ब्रीफली समझे, नेट इन्वेस्टमेंट ये क्या आपका इंक्रीज करता है? प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है।
न्यू वैल्यू एडिशन किया ना आपने कैपिटल स्टॉक, और कैपिटल स्टॉक किन से मिलकर के बना था अगर याद हो तो आपको? कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज होना, वही आपका नेट इन्वेस्टमेंट है। कौन सा वाला? नेट इन्वेस्टमेंट किसको बोल रहे हो आप? जो नया एडिशन हुआ है आपके कैपिटल स्टॉक। अगर न्यू मशीनरी आपने परचेज की है वो क्या कहलाएगा आपका? नेट इन्वेस्टमेंट। वो क्या कर रहा है? नई मशीनरी आपके प्रोडक्शन को इनहेंस कर रहा है। एंड व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस या कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, भाई ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो एम्प्लॉयज भी कैसे चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो ये क्या क्रिएट करेगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने का मतलब क्या है आपकी? कि लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और अगर लेबर को ग्रोथ मिलेगा, ग्रोथ का मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स में ग्रोथ आने की बात नहीं है, उसके एफिशिएंसी में ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम। और जब इसमें ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली आपके जीडीपी में भी क्या नजर आएगी? ग्रोथ नजर आएगी। तो नेट इन्वेस्टमेंट लीड्स टू द increase in production capacity. When the production will be more, it will create more job opportunity and problem of unemployment will be solved. It will also enhance the efficiency of labor, which leads toward the GDP growth. That's why your net investment is important in an economy. I hope it should be clear up to all. Yes, ma'am. कुछ भी ऐसा जो इसमें हमें समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स की आवाज बार बार सुनती हूँ, बाकी के बच्चे जो है वो ना तो रिस्पॉन्स करते हैं, ना अपना कैमरा ऑन करते हैं, ना माइक ऑन करते हैं। मैम एक बार इसे सिग्निफिकेंस को वापस रिपीट कर दीजिए। सिग्निफिकेंस को रिपीट कर दो? ठीक है, चलिए रिपीट कर देते हैं। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? न्यू एडिशन इन कैपिटल स्टॉक है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल स्टॉक। भाई देखो, दो तरीके के तो इन्वेस्टमेंट पढ़े हैं तुमने, फिक्स इन्वेस्टमेंट पढ़ा और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पढ़ा। अब इनमें जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है यानी कि कैपिटल स्टॉक के इंक्रीज होने की हम जब बात करते हैं तो उसमें हमने फर्दर दो तरीके के इन्वेस्टमेंट देखे, ग्रॉस और नेट। अब ग्रॉस में तो आपका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसको भी, यानी कि पुरानी किसी मशीनरी में आपने कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया उसे भी इंक्लूड किया हुआ है, और आपने नई मशीनरी को परचेस करने पे जो मनी इन्वेस्ट किया वो भी आपने इंक्लूड किया हुआ है। बेसिकली जो नई मशीनरी है वो हमारा न्यू इन्वेस्टमेंट है, जिसको कि हम नेट इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन वाला तो मशीनरी तो पहले ही परचेज हो गई थी इन्वेस्टमेंट, अब तो आपने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, इसीलिए वो ग्रॉस का पार्ट है, वो नेट का पार्ट नहीं है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? नेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो नया आपने परचेस किया उस पे इन्वेस्ट किया। अब व्हेन यू परचेज समथिंग न्यू, आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पे, कोई नई मशीनरी आएगी तो आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी उसके लिए क्या जरूरत है? आपको मोर एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, ज्यादा वर्कर्स चाहिए टू हैंडल, क्योंकि आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्कर भी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने का मतलब है आपकी जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इन इंडियन इकोनॉमी वो काफी हद तक क्या होगी? सॉल्व होगी। अलॉन्ग विद दिस लेबर एफिशिएंसी विल आल्सो बी इंक्रीज। काम करने की आपकी जो इंटेंसिटी है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और व्हेन ऑल दीज थिंग्स विल हैपन, इट विल रिजल्ट इनटू जीडीपी ग्रोथ, और जीडीपी ग्रोथ ही तो हमें चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली नेट इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जीडीपी ग्रोथ को एक्सीलरेट करता है। आई होप इट्स क्लियर अप टू यू नाउ। Yes, ma'am. चलिए, तो आई डोंट थिंक सो अभी किसी को कंफ्यूजन है, तो हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। डिफरेंसेस की अगर हम बात करें ग्रॉस और
नेट इन्वेस्टमेंट में। डिफरेंसेस अब समझ आ ही गए होंगे, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को और थोड़ा सा ब्रीफ में ही इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ग्रॉस एंड नेट, दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें, ये क्या इंक्लूड करता है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग ऑफ न्यू असेट एज वेल एज रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग असेट। एक तो क्या आपका ऐड किया, न्यू असेट पर किया जाने वाला एक्सपेंस, यानी कि अगर आपने कोई न्यू मशीनरी परचेज की है उस पे किए जाने वाले एक्सपेंसेस, प्लस ऑलरेडी आपके पास में जो मशीनरी है उसमें कुछ टूट फूट हो गई है जिसको कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत है। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी तो मनी स्पेंड करोगे भाई, वही मनी आपकी क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। ये दोनों तरीके के एक्सपेंसेस मिलके आपके क्या बन जाते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इस ग्रॉस में से मैं नेट पर आ जाऊं तो मुझे क्या डिडक्ट कर देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, और क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही आपका डेप्रिसिएशन है, बात की थी अभी हमने पहले ही ये चीज। तो नेट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इट ओनली इंक्लूड्स which type of expenses, न्यू असेट्स पर किए जाने वाले एक्सपेंसेस को ही ऐड करता है। इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। अनदर थिंग, इट कीप्स या इट इंक्लूड्स depreciation or it does not include depreciation. Gross investment does not show net addition to existing capital stock. ये आपके नेट एडिशन इन कैपिटल स्टॉक को शो नहीं करता है। जबकि अगर बात करें नेट इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि नेट इन्वेस्टमेंट है, तो ये नेट एडिशन को क्या करता है, कैपिटल स्टॉक में नई मशीनरी, नए स्टॉक को ही शो कर रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्लियर है सबको? मैम जी यस मैम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी तो न्यू असेट्स को शो कर रहा है। नहीं, देखो, न्यू असेट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दोनों को साथ में इंक्लूड करके शो कर रहा है। डज नॉट नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। आपका जो कैपिटल स्टॉक है उसमें सिर्फ नेट एडिशन को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ग्रॉस को शो करता है, नेट को थोड़ी ना कर रहा है। नेट को तो सिर्फ आपका नेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ग्रॉस फॉर्म में कर रहा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके मैम। अब बात करते हैं हम किसकी, कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की। थोड़ा सा डीपली आएंगे हम डेप्रिसिएशन के बारे में। ये तो पता चल ही गया आपको कि कोई भी फिक्स असेट है, प्लांट है, मशीनरी है, जब भी आप उसको यूज करते हैं उनमें नॉर्मल वियर एंड टियर होना, एक्सीडेंटल डैमेज होना, ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं। हो सकता है कि मशीनरी जो है वो काम करते करते उसकी वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। 10 साल आपने एक ही मशीनरी को काम लोगे भाई, कुछ तो उसमें कमी आएगी। एक्सीडेंटल डैमेज हो सकते हैं, हो सकता है कि नई मशीनरी आपने परचेज की और 1 साल में ही उसमें बहुत डैमेज हो गया, लॉस हो गया किसी भी तरीके का, तो वो एक्सीडेंटल डैमेज। लाइक आपने क्या किया था, आपने एक ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए कार परचेज की थी, उसका एक्सीडेंट होता है और वो काफी हद तक 50% डैमेज हो जाता है। तो ये किस तरीके के हैं, सडन होने वाले
डैमेजेस है और नॉर्मल वियर एंड टियर। तो बेसिकली कोई भी फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो सकती है, हो सकती नहीं मतलब होती ही है। इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। देखो दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड दूसरा होता है आपका, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। देखो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जैसा कि मैंने अभी बात की आपसे, इसमें आपको पता है ऑलरेडी यू हैव एन एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स इट, जिसमें कि आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि एक नॉर्मल वियर टियर तो होगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हैं? ऑलरेडी एक प्रोविजन बना करके चलते हैं कि चलो इस तरीके की कोई डैमेज आगे जाकर के हो सकता है और उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हम उसके लिए पहले से ही एक प्रोविजन बनाकर रखते हैं, रिजर्व के तौर पर रखते हैं कुछ मनी को, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस हैं वो आपके डेप्रिसिएशन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का एक पार्ट है। अगर इस तरीके की कोई दुर्घटना होती है, किसी तरीके का लॉस होता है एक्सपेक्टेड, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल वियर एंड टियर हुआ, या आपने सोच के रखा था कि एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है, भाई किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकता है, तो मुझे उसके लिए पहले से क्या रखा हुआ था, मैंने अपने पास में कुछ मनी रखी हुई थी रिजर्व के तौर पर। और अगर ऐसा कोई डैमेज हो जाता है तो इस रिजर्व मनी में से हम उसको क्या कर सकते हैं, मीट आउट कर सकते हैं अपने उस एक्सपेंसेस को, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल वियर एंड टियर हो चाहे एक्सीडेंटल डैमेज हो, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है क्योंकि हमने क्या रखा हुआ था, रिजर्व रखा हुआ था। डेप्रिसिएशन के लिए को मैनेज करने के लिए जब इस तरीके का रिजर्व रखा जाता है, एक अकाउंट बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं। इसी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से जब किसी तरीके के एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होते हैं, कोई डैमेज होते हैं, तो हम उन्हें क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, और ये हमारे डेप्रिसिएशन का एक पार्ट है। अब बात करते हैं, ठीक है, ये तो थे एक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस क्या होते हैं? मैम ऑब्सोलेंस होते क्या है? लॉस, डैमेज, ठीक है। एक्सपेक्टेड मतलब आप सोच के चल रहे हो भाई ऐसा कुछ हो सकता है, आपने कार परचेज की है, इंश्योरेंस नहीं कराते हैं हम कार के लिए, करवाएंगे ना, क्यों करवाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि कल को कहीं एक्सीडेंट होता है, डैमेज हो जाती है और मैंने तो साल भर भी उसको नहीं चलाया, तो फिर मैं कहाँ से मैनेज करूं इतना एक्सपेंस। उसके लिए हम पहले से क्या रखते हैं, प्रोविजन रखते हैं, कुछ मनी को रिजर्व रखते हैं ताकि हम उसको ऐसा कुछ होने पर क्लेम कर सके, ठीक है। तो वो कहलाते हैं आपके एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब अनएक्सपेक्ट जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं होता है, अभी आज की डेट में अगर आप देखो कोविड चल रहा है, क्या सोचा था कभी, हमने कभी भी सोचा था ऐसी किसी चीज को हम फेस करेंगे? किसी ने भी नहीं सोचा होगा। नो मैम। डिजीज के बारे में भी हार्डली हम सोचें तो ऐसा लगता है कि चलो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना अफेक्ट कर देगा, कोई इन्फेक्शन 2 महीने अफेक्ट करेगा, बट ये इतनी दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था कि 2 इयर्स हम इस तरीके की किसी सिचुएशन को फेस करेंगे जिसका सोशल, फिजिकल और
इकोनॉमिकल लॉस हमें फेस करना पड़ेगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। तो ऐसे ही जो अनएक्सपेक्टेड लॉस होते हैं वो आपके अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहलाते हैं। जैसे कि फिक्स असेट जो है आपकी मशीनरी वगैरह जो आप बिजनेस में आपने प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगाई हो, अगर उनकी वैल्यू किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, किसी डिजास्टर की वजह से या किसी इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से फॉल कर जाती है, तो ये आपके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड की बात है। अब आपने इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया था और ना आप उसको अभी मैनेज कर पाएंगे, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं कहलाता है। ये सिर्फ एक कैपिटल लॉस है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली हुआ है। किस वजह से हुआ? किसी डिजास्टर, कोई नेचुरल कैलेमिटी या कोई इकोनॉमिक रिसेशन आने की वजह से ऐसा होता है। सो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब अगर डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है तो भाई जो रिजर्व हमने बनाया है वो तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, उस पैसे का यूज आप यहाँ तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको क्या मानोगे? एक कैपिटल लॉस मानोगे। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस जो है ये सिर्फ फिक्स असेट पर इंश्योरेंस के थ्रू ही क्या किए जा सकते हैं? मैनेज किए जा सकते हैं। अगर इंश्योरेंस था ऐसा कोई, जैसे कि हमारा खुद का भी नहीं पता कि लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं हम, ठीक है, डेथ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज है, अनसर्टेन है, कब किसकी आनी है हमें नहीं पता। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस किया हुआ है, किसी भी तरीके का लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो ठीक है, वो क्या कर देगा? आपके उस लॉस को, आपके जो फैमिली को हुआ है, कुछ हद तक वो क्या कर पाएगा? बेयर कर पाएगा। ऐसे ही अगर आपका गोडाउन है और आपने क्या कर रखा है? फायर इंश्योरेंस कर रखा है या किसी और तरीके का इंश्योरेंस कर रखा है, तो अगर वहां किसी तरीके का एक्सीडेंट होता है तो वो भी क्या है? आपका इंश्योरेंस था, क्लेम हो जाएगा। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो उसको आप बेयर नहीं कर सकते क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं। कैपिटल लॉस माना जाता है उसको, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं माना जाता है। आई होप द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस क्लियर होना चाहिए सबको। मैम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को मैनेज कैसे करते हैं, एक बार आप बताओ। वही बोला बेटा मैंने कि इसके लिए अगर इंश्योरेंस किया हुआ है तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ है तो वो मैनेज नहीं होगा। यहाँ तो बेटा फिक्स था ना कि हमने रिजर्व रखना ही है, क्योंकि हमें पता है कि ये चीजें होंगी। मशीनरी खरीदी है तो आज नहीं तो आज से 5 साल बाद उसमें खराबी आनी है, उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन होना है। सो उसके लिए हमने, क्योंकि ये सर्टेन है होगा, तो उसके लिए आपने रिजर्व तो रखना ही है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि कोई नेचुरल कॉज की वजह से हो सकता है। अब अगर आप अवेयर हैं, अब इंडिया की पॉपुलेशन आप देख लो, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से एक बहुत ही लिमिटेड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसी होगी जिसने इंश्योरेंस करवाया होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे इंश्योरेंसेस नहीं करवा रखे। तो बेसिकली अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को कवर अप करने के लिए, मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस होना जरूरी ऑफ द फिक्स एसेट। लेकिन अगर नहीं है तो डेफिनेटली इसको आप बेयर या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैम जैसे नेचुरल डिजास्टर और कैलेमिटी जिसकी आप बात कर रहे थे, वो उसकी वैल्यू को कैसे इफेक्ट करेंगे? देखो मेरी बात सुनो, आप अभी जैसे मैंने बोला आपका कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, कुछ स्टेट या रीजन ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो कि फ्लड प्रोन एरिया है, ड्राउट प्रोन एरिया है, ठीक है। अब अगर फ्लड प्रोन है तो उनको पता है कि भाई ये तो हर साल की हमारे साथ में प्रॉब्लम है, और फार्मर जो है उनके पास में गोडाउन्स है, ठीक है। या अगर चलो जिनके पास नहीं है उन्होंने अपना क्रॉप का ही क्या करवा लेते हैं, वो इंश्योरेंस करवा ले। तो एक टाइम पीरियड होता है क्रॉप का, उसके यील्डिंग का, उस टाइम पीरियड से पहले ही अगर ड्यू टू एनी नेचुरल डिजास्टर, फ्लड आने की वजह से उनका क्रॉप फेलियर हो जाता है, तो अब क्योंकि इंश्योरेंस था तो उनको वो मनी मिल जाएगी।
ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व कर सके, उन एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। लेकिन अगर इंश्योर्ड नहीं होते तो ये लॉस उनका खुद का है, उनकी कैपिटल में लॉस हो गया, अब उसको वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? गो डाउन है फ्लड की वजह से या किसी वजह से बह गया, टूट गया, खराब हो गया, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो अगर आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो आपको मिल जाएंगे, नहीं करवाया हुआ था तो वो आपकी कैपिटल लॉस है। ठीक है, तो किसी भी जैसे अर्थक्वेक होता है, फ्लड होता है, फायर होता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी होता है, या फिर इकोनॉमिक रिसेशन जैसी चीजें, क्योंकि ये हर रोज आने वाली चीजें नहीं है, ये अननेचुरल सी है। कभी आप किसी टाइम पर आ गई तो आ गई, अब आप उस टाइम कैसे मैनेज करोगे? पहले से प्रिपेयर्ड थे, इंश्योर्ड थे तो हो जाएगा, नहीं थे तो नहीं हो पाएगा मैनेज। यस, एनीवन एल्स हु वांट टू आस्क? कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, दोनों तरीके के ऑब्सोलेंसेस क्लियर हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आएंगे विच इज स्टॉक एंड फ्लो। वैसे तो आज मैं नहीं करवाऊंगी, अभी स्टॉक एंड फ्लो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, और उसके बाद इकोनॉमिक मॉडल करके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके साथ साथ में नोट्स लिखते जा रहे हैं बेटा। हम चैप्टर 1 के क्वेश्चंस तो आपने सेंड किए। चैप्टर 1 के क्वेश्चन, ठीक है, मैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन, आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले जो असाइनमेंट है वो सबका कंप्लीट है? यस मैम। चलिए, दैट्स गुड। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस हियर बेटा, आप लोगों के 21 जून को योगा डे के लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, और जिसमें आपको आपका एक शॉर्ट वीडियो आपको सेंड करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, कोई योग प्रैक्टिस करते हुए। एंड आई एम गेटिंग कंप्लेंट्स लाइक ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ऐसा मुझे सुन के अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज, आप लोग हमेशा से करते आए हैं कॉपरेट, आप हमेशा से हर एक्टिविटी में आगे रहे हैं, सो आई जस्ट वांट आपके शॉर्ट वीडियोस जो है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेडिटेशन करते हुए वीडियो डाल दो बेटा, और बहुत छोटा सा वीडियो आपको बनाना है। एंड आई एम होपिंग दैट कि आप सब, ज्यादातर बच्चों के मुझे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, एक बात और, आप पार्टिसिपेट करते हैं इन एक्टिविटीज में, आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली मैटर करेगी। आगे के लिए जो टर्म्स में हमें प्रैक्टिकल मार्क्स देने हैं, वहां पर बच्चे का अटेंडेंस, उनका एकेडमिक्स, उनका अदर करिकुलर एक्टिविटीज में परफॉर्मेंस, सारी चीजें मैटर करेंगी। तो प्लीज पॉजिटिवली आप रिस्पॉन्ड किया करें अगर इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी अनाउंस होती है। और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई आपकी क्लास में, तो छोटा सा वीडियो तो बनाना है, पहली बार तो कर नहीं रहे। 10th क्लास में तो हम इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, 9th में करते थे, तो अभी क्या हो गया? हमें माना उतना एंथुसियास्टिक नहीं है, पर जो भी कन्वीनियंट मोड है उसी में सही। घर पे एक छोटा सा वीडियो तो रिकॉर्ड करना है, हार्डली 1 मिनट, हार्डली। ठीक है, आई होप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे सब। यस क्लास, मिलेंगे वीडियोस? ओके बेटा, वेरी गुड। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस उन्नति। मैम वो प्रोजेक्ट फाइल का आप प्लीज एक सैंपल भेज दीजिए। बेटा आप लोग मुझे ना, आपकी जो लास्ट क्लास होती है वीक की, विच इज आई थिंक ऑन सैटरडे और फ्राइडे, यस मैम, है ना? हाँ, आप एक बार मुझे उससे पहले रिमाइंड करवाएंगे ग्रुप में, ताकि मैं आपको लास्ट क्लास में उस दिन वो प्रेजेंट कर दूं। और आप लोगों ने जो टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं, आप भी मुझे वो कैमरा पे शो करें कि मैम हमने फाइल वर्क कितना कर लिया। मैम फाइल वर्क तो अभी स्टार्ट नहीं किया है। अभी तक स्टार्ट नहीं किया चेतना? कितना पहले मैंने बोला था फाइल वर्क के लिए। और रिया वाज सेइंग दैट मैम मेरी तो कंप्लीट हो गई है फाइल, शी इज नॉट इन द क्लास राइट नाउ। तो ठीक है, सैटरडे हम लोग इसको डिसाइड कर लेंगे, और आपको मैं एक सैंपल वर्क भी दिखा दूंगी। ठीक है, ओके मैम। चलिए, तो नोट्स इस चैप्टर के, व्हाट एवर द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड टुडे, आप उसके नोट्स बनाएंगे, और एक पीडीएफ जो है ओवरऑल पूरे चैप्टर को कंसिडर करता हुआ, दैट आई विल
send you. Already वैसे मैं 2, 3, 4 जो chapter है combined भी एक भेज चुकी हूँ. चलिए, we'll continue in the next class and Bharti ma'am is here, so she will continue with political science. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Good morning, Shruta ma'am. Good morning, ma'am. Now can I leave? Yes, ma'am. Yes, sure. Okay, ma'am. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. How are you all of you?